प्रिय बच्चों, हमारे बीच में हमारे इस विद्यालय के भूतपूर्व छात्र और सेवा में बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर के पद से सेवानिवृत्त श्री मैं जाऊंगा तो डीसी जोशी जी, जो निकटतम गांव पीपलधार के रहने वाले हैं, आज हमारे मुख्य अतिथि हैं और ये आपको संविधान के विषय में डिटेल में प्रकाश डालेंगे और इस गणतंत्र दिवस की प्रासंगिकता और ये क्या है इस विषय में एक आपको शैक्षिक उद्बोधन देंगे। सभी छात्र शांत होकर के सुनेंगे, बीच में कोई व्यवधान न हो। मैं मंच पर आदरणीय जोशी जी को आमंत्रित करता हूं। ये मेरा परम सौभाग्य है कि इसके पहले स्वतंत्रता दिवस को एक बार उन्होंने मुझे सौभाग्य दिया था और मेरे विशेष आग्रह पर, आमंत्रण पर उन्होंने आज गणतंत्र दिवस पर हमारे विद्यालय में आने का सौभाग्य दिया है। मैं आमंत्रित करता हूं मंच पर श्री जोशी जी को, जो अपने उद्बोधन से हमको लाभान्वित करेंगे। श्री आज 26 जनवरी पर सबसे पहले मैं अपने देश के इन कर्णधारों को, देश के भविष्य को नमस्कार करता हूं। तो सबसे पहले मैं आपका जोश देखना चाहता हूं कि आपके अंदर कितना जोश है। जोश से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मेरे इस पवित्र विद्या मंदिर, जहां पर मैंने शिक्षा ग्रहण की 1971 से लेकर के 79 तक, इस विद्यालय के यशस्वी और तेजस्वी प्रधानाचार्य श्री विनायक तिवारी साहब और हमारे देश के कर्णधारों को तैयार करने वाले हमारे विद्वान अध्यापकगण और अन्य यहाँ का विद्यालय का स्टाफ तथा हमारे माननीय देश के कल, देश के भविष्य, देश के वैज्ञानिक, देश के सैनिक, देश के उद्योगपति, देश के किसान, आप में से ही सबने बनना है। आप सभी का मैं आज भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर हार्दिक अभिनंदन और सम्मान करता हूं। आपको पता है कि हमारा देश सोने की चिड़िया हुआ करता था, आज से ज्यादा पहले नहीं, लगभग करीब 1500 साल पहले तक। लेकिन उसके बाद जब हमारे देश में विदेशी लुटेरे आए, जिनमें मुगल थे, अब्दाली थे और गोरी थे, गजनवी थे, या जितने भी ये लुटेरे आए, इन्होंने हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति को खत्म किया और हमें गुलाम बनाया। उसके बाद अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने 200 साल तक हमारे देश को गुलाम बनाया और उसके बाद फिर देश में ही कुछ लोग जागरूक होते। हमारे देश के जागरूक नेताओं ने, हमारे देश की जनता ने, हमारे देश के लोगों ने स्वतंत्रता के लिए आंदोलन छेड़े और आंदोलनों के उपरांत हमको 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली। जब हम गुलामी से बाहर निकल गए, हम आजाद हो गए, तो हमको अपने देश को चलाने के लिए कुछ नियम कानूनों की जरूरत पड़ी। तो नियम कानून कहीं लिखे जाते हैं, जिसमें लिखे जाते हैं उसको क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। संविधान कोई हमारे धार्मिक ग्रंथ नहीं है। संविधान में हमारे इस गणतंत्र को, इस भारत को चलाने के लिए, यानी कि जब हम अपने कदमों में खड़े हो गए, जब हम गुलामी से बाहर निकल गए, तो उसको चलाने के लिए क्या किया गया?
एक नियम कानून बनाए गए। तो नियम कानून से ही हमारा देश आज चलता है। उसी नियम कानून को क्या कह देते हैं, जिसमें लिखे हैं संविधान कह देते हैं। तो जब हम 15 अगस्त 47 को आजाद हुए, उसके बाद एक संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया, और उनके साथ संविधान सभा में 389 सदस्य भी थे उनके साथ, और उसकी 22 समितियां बनाई गई। तो हर समिति को अलग अलग काम दिया गया। तो एक जो मुख्य समिति होती है उसको बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी का काम होता है संविधान को लिखना। तो जो उनकी बैठकें हुई है वहां संसद में, उस समय संसद में जो बैठकें हुई, तो उन्होंने क्या किया, नियम कानूनों पर बहस होती थी, भाई हम ऐसा बनाएंगे, बहस होती है, हमारे सत्र चलते हैं। तो वो सारे बहस करते करते हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हो गया। और लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को इसलिए लागू हुआ कि 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये जो आज कांग्रेस है ये नहीं, उस समय वो स्वतंत्रता आंदोलन का एक ग्रुप था, उसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम दिया गया। और उन्होंने लाहौर अधिवेशन में उस दिन भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया। और उसी दिन से 26 जनवरी 1930 से लेकर के 26 जनवरी 1947 तक, 26 जनवरी 1947 तक स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता रहा। लेकिन 47 में 15 अगस्त को जब हमारा देश आजाद हो गया, तो उसके बाद हम स्वतंत्रता दिवस को 15 अगस्त को बनाने लग गए। तो दोस्तों, जो हमारी संविधान सभा की 22 समितियां बनी थी वो मैंने आपको बता दिया है। और 389 हमारे उसके सदस्य हुआ करते थे। और उसकी जो पहली बैठक हुई संविधान सभा की, वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। और लास्ट मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान तैयार हो गया। इसीलिए हम लोग अभी 26 नवंबर के दिन, चाहे किसी भी साल का, वो संविधान दिवस मनाते हैं, क्योंकि उस दिन हमारा संविधान बन करके तैयार हो गया था। और इसकी जो टोटल बैठकें थी संविधान सभा की, वो 114 बैठकें हुई थी टोटल। संसद भवन में, दिल्ली में, जो आज हमारा संसद भवन है, पार्लियामेंट है, वहां पर इसकी बैठकें हुआ करती थी। और इसको बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था हमारे संविधान को बनने में। और इस पर जो खर्चा आया उस समय के हिसाब से, आज के हिसाब से तो आपको बहुत थोड़ा लगेगा, 63,96,729 रुपए का संविधान को बनाने में खर्चा आया। 63,96,729 रुपए का। और जब संविधान में हमारे साइन हुए जिस समय, उस समय 389 सदस्य नहीं थे, उस समय मात्र 284 सदस्य रह गए थे जिन्होंने हमारे संविधान पर हस्ताक्षर किए। 24 जनवरी 1950 के दिन, यानी कि ये 26 जनवरी 1950 से 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को 284 जो सदस्य लास्ट में रह गए थे संविधान सभा के, उन्होंने संविधान की जो हाथ से लिखी हुई 2 प्रतियां थी उस पर साइन किए उन्होंने 2 दिन पहले, लागू होने से 2 दिन पहले। 26 जनवरी 1950 को सुबह 10:18 पर भारत को गणतंत्र घोषित कर दिया गया। गणतंत्र मतलब हम सब लोगों का तंत्र, हम जनता का तंत्र, जिसमें हमारा अपना कानून होता है, हमारा राष्ट्रपति, हमारा प्रधानमंत्री और हमारे नियम होते हैं। तो ये उसको घोषित कर दिया गया। और उसके ठीक 6 मिनट के बाद 10:24 पर भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने शपथ ली। 6 मिनट के बाद 10:24 पर उन्होंने शपथ ली 26 जनवरी 1950 को। और उसी दिन वो पहली बार जो राष्ट्रपति की बग्गी होती है, उसमें घोड़े होते हैं पीछे जैसे तांगे की तरह से। आपको तांगा इसलिए कह रहा हूं कि तांगा छोटी मोटी चीज है, बग्गी बहुत बड़ी चीज होती है।
जो भारत के वायसराय होते थे, अंग्रेज जो गवर्नर जनरल हमारे यहाँ होते थे, वो बग्गी में चला करते थे उस समय दिल्ली में। तो उस बग्गी में हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाहर आए। कहाँ गए? वो सामने इरविन स्टेडियम में। उस समय जो आज का नेशनल स्टेडियम है, यानी कि नेशनल स्टेडियम के बाद भी आज इसका नाम हो गया है मेजर ध्यानचंद स्टेडियम। दिल्ली में इंडिया गेट के ठीक सामने है। अंग्रेजों के जमाने में उसको इरविन स्टेडियम कहा जाता था। उसके बाद उसको नेशनल स्टेडियम का नाम दिया गया। उसमें एक्स्ट्रा टर्फ बिछी हुई है, हॉकी के गेम होते हैं उसमें, इंटरनेशनल गेम। और अब जो हमारे हॉकी के बाजीगर थे, जादूगर थे, मेजर ध्यानचंद, अब उसके नाम पर उनको मेजर ध्यानचंद स्टेडियम रखा गया है। तो हमारे जो पहले 4 गणतंत्र दिवस की परेडें हुई, अभी आपको पता है ना राजपथ पे होती हैं परेडें, हमारे राष्ट्रपति भवन से परेड निकलती है और राजपथ पर होते हुए लाल किले तक जाती है। लेकिन जो पहली 4 परेडें हुई थी हमारी, वो कहाँ हुई थी? नेशनल स्टेडियम में, जिसको आज मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कहा जाता था। वहीं पर राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी दी जाती थी, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता था, और जो भी कल्चरल प्रोग्राम आज राजपथ पर आप देखते हैं वो स्टेडियम में हुआ करते थे। 1954 में पहली जो परेड हुई थी वो राजपथ पर हुई थी। और उसी दिन क्या हुआ था? अंग्रेजों के जमाने का जो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, 26 जनवरी 1950 के ही दिन जो अंग्रेजों का भारत में कानून चलता था, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कहते थे, वो भी उस दिन समाप्त हो गया, क्योंकि उस दिन हमारा अपना कानून लागू हो गया था, संविधान। और उसी दिन से हमारे अपने सुख दुख की जिम्मेदारी किसकी हो गई थी? हमारी, क्योंकि हमारे कमांडर अब अंग्रेज नहीं थे, हम अपने कमांडर थे, और हमारा सारा सुख दुख अच्छा बुरा सब हमारे ऊपर था, हमें खुद ही देखना था अपना। और उसके बाद जो हमारा पहला गणतंत्र दिवस था इरविन स्टेडियम में, यानी कि मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में, उसमें इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो जो थे पहले उस दिन के मुख्य अतिथि, क्योंकि एक मुख्य अतिथि हमारे देश में हमेशा आते हैं बाहर से, और पहले गणतंत्र दिवस में राष्ट्रपति सुकर्णो इंडोनेशिया के, वो हमारे मुख्य अतिथि थे। उसके बाद 1951 और 52 में, 51 और 52 में कोई भी मुख्य अतिथि नहीं आया। और उसके बाद 53 वाले में, जो 53 का था, उसमें राजा जिग्मे दोरजी वांगचुक भूटान नरेश थे, वो हमारे मुख्य अतिथि थे। और उसके बाद 1954 में राजपथ पर परेड शुरू होनी हो गई थी, तो उसमें जो पहले राजपथ वाली परेड में जो मुख्य अतिथि थे वो पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मलिक मोहम्मद गुलाम थे। और उसके बाद ये कंटिन्यू चलता रहा। और इस साल जो ये 74वां हमारा गणतंत्र दिवस है, इसमें राजपथ की परेड में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी आए हुए हैं मेहमान। इसमें परेड चल रही होगी वहां पे। तो इस समय मिस्र के राष्ट्रपति हमारे इस 74वें गणतंत्र के क्या हैं? मुख्य अतिथि हैं। और इसी 26 जनवरी 1950 को जो सारनाथ में, उत्तर प्रदेश के सारनाथ में अशोक स्तंभ है, उसके ऊपर जो 4 शेर लगे हुए हैं, उसको हमारे भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भी उसी दिन माना गया 1950 को। और 1937 में अंग्रेजों ने भारत में जो संघीय न्यायालय, एक फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया गठित किया था अंग्रेजों ने, उसको भी नाम बदल करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय कर दिया गया था 26 जनवरी 1950 को, जो दिल्ली में हमारा सर्वोच्च न्यायालय है आज। और उसी दिन जो हमारा उस समय भारत में एक ही युद्ध पोत होता था, जिसको अंग्रेजों के जमाने का था, HMIS दिल्ली नाम था उसका, तो उसका नाम भी बदलकर उस दिन INS दिल्ली कर दिया गया, इंडियन नेवल सर्विस दिल्ली। उसके बाद 26 जनवरी की ही बात यहां पर आ रही है। 26 जनवरी 1963 को ही मोर है हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी, उसको 26 जनवरी 1963 को मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। और 26 जनवरी 1972 को दिल्ली में इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति को जलाया गया था और एक मेमोरियल भी बनाया गया था।
जो अभी 2 साल पहले मोदी जी के टाइम में शिफ्ट होकर के उसी के इंडिया गेट के पीछे वार मेमोरियल में चला गया और अमर जवान ज्योति को भी वार मेमोरियल में जला दिया गया था। तो ये मित्र बात थी इसकी। और अभी मैं बात, ये 26 जनवरी की बातें थी, और अब मैं आपसे 2-4 बातें और ये जरूरी करूंगा कि आप अभी यहाँ पे शिक्षा ले रहे हैं, छात्र हैं, और यही एक जीवन है जब हम अपने जीवन को एक नई दिशा और दशा देते हैं। मेरे टाइम में जब मैं पढ़ता था तो मुझे किसी टीचर ने, मेरे माँ बाप ने या मेरे गार्जियनों ने, किसी ने भी ये नहीं बताया कि कैरियर क्या होता है। उसमें कैरियर शब्द नहीं था। लेकिन आज बच्चा पैदा होता है, उसको पैदा होते कैरियर बता दिया जाता है, भाई तुमने भविष्य कहाँ बनाना है, मतलब तो मेडिकल में बनाना है, इंजीनियरिंग में बनाना है या और कहीं बनाना है। तो वो तो आपने बनाना ही बनाना है। बाकी आपने हर चीज को सीखना है। जितनी भी चीजें यहाँ पर होती हैं सभी चीज को आपने सीखना है, चाहे वो यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम हो, कोई लेक्चरबाजी हो, गेम हो, एजुकेशन हो, या कोई आपकी डिबेट होती है, सब में आपने हिस्सा लेना है। क्योंकि आपके दिमाग में, आपके बुद्धि में इतना स्थान है, इतनी जगह है। पूरी दुनिया का जितना भी साहित्य है, चाहे इंजीनियरिंग से है, इंडस्ट्री से है, लेबर से है, एग्रीकल्चर से है, फॉरेस्ट से है, या हमारे रिलीजियस है, धार्मिक है, जितना भी दुनिया का साहित्य है, अगर आप उसको अपने दिमाग में याद कर लेते हो तो फिर भी हमारे दिमाग में जगह खाली रहती है। इतना दिमाग हम लोगों के पास होता है, बेशक हम उसको इस्तेमाल करें। इसलिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है। कल को बड़ा आदमी बनना है, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में बने, और उसमें आपने ध्यान रखना है, आपको आपके गुरुजन लोग, आपके माँ बाप लोग, या आपके जो भी हितैषी हैं, शुभचिंतक हैं, वो मोटिवेट करते हैं, आपको प्रेरित करते हैं। तो उनकी प्रेरणा को ध्यान में रखते हुए आपने आगे बढ़ना है, तभी आप कल को बड़े आदमी बन सकते हैं। और इस बात का ध्यान रखिए कि आपका दिमाग कहाँ जा रहा है। जिस साइड में आपका दिमाग जा रहा है उसी साइड में आपने पढ़ाई करनी है। अगर आप मेडिकल लाइन में आपका दिमाग जा रहा है तो आपने इंजीनियरिंग की नहीं पढ़नी है, आपने मेडिकल साइड ही पढ़नी है। इंजीनियरिंग साइड आपका दिमाग है तो आपने मेडिकल साइड नहीं पढ़नी है, क्योंकि जो चीज आपको पसंद है उस जगह में आपको ज्यादा आनंद आएगा और ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। अभी आपको मासी जाना पसंद है, लेकिन आपको जबरदस्ती द्वाराहाट भेज दिया जा रहा है, तो आपको द्वाराहाट जाने में कोई आनंद नहीं आएगा, आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे। उसी प्रकार पढ़ाई में भी जिस साइड में आपका दिमाग जाता है, जिस साइड में आपको ये लगता है कि मैं सक्सेस हो सकता हूँ, मैं सफल हो सकता हूँ, उसी दिशा में आपने अपना पढ़ाई का ज्यादा जोर देना है। तो बाकी मैं यहाँ पर आपको और ज्यादा कुछ न कह करके और इतना ही कहूंगा कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं दोस्तों जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। सोहनलाल द्विवेदी जी की एक कविता थी, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौटकर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी है रानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, क्या कमी रह गई देखो और उसमें सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
तो मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और साथ ही मैं माननीय प्रधानाचार्य महोदय श्री विनायक तिवारी साहब, जिनके नाम से ही विनायक लगता है, विनायक किसको कहते हैं? सिद्धि विनायक गणेश भगवान को। जिसके नाम पर विनायक लग गया तो समझिए वहाँ सारी सिद्धि होती है। और उन्होंने बहुत सिद्धियां यहाँ पे प्राप्त की हैं, इस विद्यालय को दी हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा, अतिथि गिरि समम ख्यात कज्जलम सिंधु पात्रे शिव तरुवर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी लिखति यति शारदा सर्वकालम। श्री विनायक तिवारी साहब तदपिता गुणा नाम स्वारम नयाति। अभी जोर से आपका जोर देखेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। जय हिंद, नमस्कार।